नमस्कार। 6 अप्रैल 2026 ये कोई आम तारीख नहीं है। वैश्विक ऊर्जा की दुनिया में ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बन गई है। भारत के कल्पक्कम परमाणु परिसर में एक ऐसी असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की गई है जो सचमुच ऊर्जा के भविष्य की पूरी कहानी को फिर से परिभाषित कर सकती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इसी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम की गहराई में चलेंगे। ये सिर्फ कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे रोड मैप पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले 2026 का परमाणु माइलस्टोन, फिर त्रिचरणीय महारणनीति, उसके बाद फास्ट ब्रीडर के अंदर की तकनीक, फिर चुनौतियां और आर्थिक वास्तविकताएं, और अंत में थोरियम संचालित भविष्य। तो रुक करते हैं हमारे पहले भाग का, 2026 का परमाणु माइलस्टोन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपलब्धि असल में कितनी खास और महत्वपूर्ण है। यहाँ संख्या 2 एक बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। 6 अप्रैल की इस सफलता के बाद पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं, भारत और रूस, जो कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से बेहद उन्नत देशों ने भी भारी जटिलताओं के चलते अपने ब्रीडर प्रोग्राम या तो धीमे कर दिए हैं या पूरी तरह से रोक दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस तकनीक को साधना सच में कितना मुश्किल काम है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आएगा, क्रिटिकलिटी या क्रांतिकता। इसका सीधा सा मतलब वो पॉइंट है जहाँ एक परमाणु रिएक्टर एक सेल्फ सस्टेनिंग या निरंतर चलने वाली चेन रिएक्शन हासिल कर लेता है। आसान शब्दों में कहें तो मशीन अपने आप काम करने लगती है। जब 500 मेगावाट के इस फास्ट ब्रीडर सिस्टम ने ये मुकाम हासिल किया तो इसने आधिकारिक तौर पर भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत कर दी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, त्रिचरणीय महारणनीति। अब जाहिर सी बात है कि ये सब रातों रात तो हुआ नहीं। 1950 के दशक में ही महान भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा ने ये महारणनीति तैयार कर ली थी। ये विशिष्ट रिएक्टर डिज़ाइन अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं था, और ये डेटा शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे असल वजह क्या है। हमारे पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का मुश्किल से 1 से 2% हिस्सा ही है, लेकिन वैश्विक थोरियम भंडार का 25% से भी ज्यादा यहीं मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक असंतुलन है। इसीलिए सीमित यूरेनियम को छोड़कर प्रचुर मात्रा वाले थोरियम की तरफ जाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता है। इस भारी चुनौती से निपटने के लिए ही 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया गया था। यह एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की तरह काम करता है, जहां एक चरण का इस्तेमाल किया हुआ ईंधन अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण सामग्री बन जाता है। पहले चरण के रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करके पावर और प्लूटोनियम बनाते हैं। यह दूसरा चरण, जिसे 2026 में शुरू किया गया है, उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता है और अंततः थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने का काम करेगा। कुल मिलाकर ये दूसरा चरण तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए एक बेहद जरूरी पुल का काम करता है। इस सफलता तक पहुंचने का सफर कई पीढ़ियों लंबा रहा है। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना से लेकर 2026 में PFBR के क्रिटिकल होने तक का ये रोड मैप सचमुच एक अद्भुत कहानी है। इसमें 1985 में शुरू हुए 40 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR की भूमिका बहुत अहम है। अपने अनोखे कार्बाइड ईंधन के साथ इसके 4 दशकों के भरोसेमंद प्रदर्शन ने ही आज की इस बड़ी सफलता की पक्की नींव रखी है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, फास्ट ब्रीडर के अंदर। इतिहास की बातें तो हो गईं, लेकिन अब इस 500 मेगावाट के पूल टाइप लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर चलते हैं और इसकी असली इंजीनियरिंग को समझते हैं। आम रिएक्टरों में शीतलक या कूलेंट के रूप में पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तरल सोडियम का उपयोग किया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि तरल सोडियम में गर्मी को ट्रांसफर करने की क्षमता पानी के मुकाबले लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, इसे ऊंचे तापमान पर भी कम दबाव में सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है, जिससे हाई प्रेशर दुर्घटनाओं का जोखिम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि ये पूरी फास्ट ब्रीडर प्रक्रिया वास्तव में करती क्या है? फर्टाइल सामग्री को फिसाइल ईंधन में बदलकर ये रिएक्टर हमारे घरेलू यूरेनियम से मिलने वाली ऊर्जा को आश्चर्यजनक रूप से 60 गुना तक बढ़ा देता है। जी हाँ, 60 गुना। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में ये सचमुच एक गेम चेंजर है। जाहिर है, जहां इतनी ऊर्जा हो वहां सुरक्षा सबसे ऊपर आती है।
यहाँ डिफेंस इन डेप्थ की फिलॉसफी को पूरी तरह से अपनाया गया है। किसी भी इमरजेंसी के लिए कई डाइवर्स शटडाउन सिस्टम लगाए गए हैं, जैसे कि सीधे तरल सोडियम में डूबी हुई अलग-अलग सेफ्टी रॉड्स। और इसमें सबसे कमाल की चीज है सेफ्टी ग्रेड डिके हीट रिमूवल सिस्टम, जो पूरी तरह से नेचुरल कन्वेक्शन पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बिजली पूरी तरह से कट भी जाए तो भी रिएक्टर का कोर बिना किसी बाहरी मदद के हमेशा के लिए ठंडा रखा जा सकता है। फुकुशिमा जैसी घटनाओं के बाद ये एक निहायती जरूरी सेफ्टी फीचर है। अब आते हैं चौथे भाग पर, चुनौतियां और आर्थिक वास्तविकताएं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब अपनी तरह का पहला इतना विशाल प्रोजेक्ट बनता है तो चुनौतियां आना लाजमी है। निर्माण का काम 2004 में शुरू हुआ था और लक्ष्य 2010 का था, लेकिन इसे पूरा होने में 16 साल की देरी हुई। इस देरी से लागत 3,492 करोड़ के शुरुआती अनुमान से बढ़कर 8,181 करोड़ तक पहुंच गई। रास्ते में कई बड़ी इंजीनियरिंग बाधाएं आई, जैसे फ्यूल ट्रांसफर मशीन में एक भारी रुकावट का आना। लेकिन एक बेहद सकारात्मक बात यह रही कि बिना किसी विदेशी मदद के भारतीय इंजीनियरों ने खुद के टूल्स और स्वदेशी तकनीक विकसित करके इन मुश्किल बाधाओं को पार कर लिया। इस पूरे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की रफ्तार बढ़ाने के लिए पुराने कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना भी बहुत जरूरी था। और 2025 में आए शांति अधिनियम या शांति एक्ट ने बिल्कुल यही काम किया। इसने पहली बार सीमित रूप से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मंजूरी दी, ऑपरेटर की लायबिलिटी की सीमा तय की और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB को पूर्ण वैधानिक दर्जा दे दिया। इन सुधारों ने नए निवेश के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और तेज रास्ता खोल दिया है। और अब बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग की, थोरियम संचालित भविष्य। इस पूरी यात्रा का अगला पड़ाव क्या है? चलिए देखते हैं कि ये सब राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता को कैसे आकार देने वाला है। इस मौजूदा सफलता से सीख लेकर अब अगले कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR 600 के डिजाइन तैयार की जा रही है। इसका टारगेट बहुत साफ है, मटेरियल में 25% की कमी करना, बेहतर सुरक्षा के लिए हाइड्रोलिक रूप से लटकी हुई सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल करना और कलपक्कम में एक साथ 2 नई यूनिट्स लगाना। उम्मीद है कि इससे निर्माण का समय घटकर सिर्फ 6 साल रह जाएगा और लागत में भी भारी कमी आएगी। इस पूरी महारणनीति का अंतिम लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, प्रचुर मात्रा में मौजूद थोरियम को यूरेनियम 233 में तब्दील करना। ये 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। निर्माणाधीन फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी के पूरा होने से हम इस पूरे ईंधन चक्र पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे। ये ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों और परिवर्तनशील रिन्यूएबल ऊर्जा की अनिश्चितता के बीच हमेशा के लिए एक स्वच्छ और निरंतर बिजली का स्रोत सुनिश्चित करेगा। कम संसाधनों से अधिकतम ऊर्जा पैदा करने की ये स्वदेशी तकनीक आत्मनिर्भरता की एक बेहद शानदार मिसाल है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या एक असीमित क्लोज्ड परमाणु ईंधन चक्र को पूरी तरह से हकीकत में बदलने और थोरियम पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेने से वैश्विक ऊर्जा शक्ति का अंतिम संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस तकनीकी सफर का